हेलो एवरीवन। शुगर की बीमारी से सबको डर लगता है और डरना सही है बिकॉज़ ये एक क्रॉनिक बीमारी है जो एक बार लग गई तो बिना मेडिसिन के ठीक होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा शरीर ही हमें इस बीमारी से बचाता है और अपनी बॉडी को हेल्थी रखना हमारी ही जिम्मेवारी है। मैं डॉक्टर वरुण बैरागी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बीमारी से बच सकते हो। आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको अपडेट आगे मिलते रहें। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम पैंक्रियाज है, जो कि लिवर के नीचे और इंटेस्टाइन के ऊपर होता है। यही पैंक्रिया हमें शुगर और डायबिटीज की बीमारी से बचाए रखती है। इस पैंक्रियाज के अंदर बहुत सारी सेल होती हैं जो हमारे खाने को पचाने के लिए जूस बनाती हैं और मेन हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, और उस मेन हार्मोन का नाम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हमारी बॉडी में ये पैंक्रियाज इस तरह से दिखाई देता है और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इस टाइप की सेल्स दिखाई देती हैं और ये पूरा पैंक्रियाज इन्हीं सेलों से मिलकर बना होता है। इसमें जो मोस्टली सेल्स हैं ये एक साथ इकट्ठी होकर एक एसिनाई बनाती हैं और जिसके बीच में एक छोटा सा ल्यूमन है। ये सेल्स यहाँ से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं और वो इस ल्यूमन में चला जाता है। बाद में यही ल्यूमन आगे जाके एक ट्यूब में कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से जो भी ये डाइजेस्टिव जूस है वो जाके हमारे इंटेस्टाइन और आंत में चला जाता है, जहाँ पे ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाकी ये बची हुई सेल्स हैं, ये कहलाती हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस लगभग 10 to 20 लाख होते हैं और इन्हीं सेल्स से मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे शुगर कंट्रोल और अदर बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इन सेल्स में जो सबसे ज़्यादा होता है वो बीटा सेल होता है जो सीक्रेट करता है इंसुलिन एंड अमाइलिन। इसमें फिर ये अल्फा सेल्स होती हैं जो ग्लूकागॉन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ये डेल्टा सेल होती हैं जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ये पीपी सेल होती हैं जो पैंक्रेटिक पेप्टाइड सीक्रेट करती हैं। और कुछ अमाउंट यहाँ पे D1 सेल्स होती हैं जो वीआईपी वासो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती हैं। और एंटेरोक्रोमेफिन सेल होती हैं जो सेरोटोनिन सिंथेसिस करता है। नॉर्मली जब भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारा जो ब्लड शुगर है फास्टिंग का, जो खाली पेट ब्लड शुगर होता है, वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हम किसी भी टाइम कराते हैं जिसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद या फिर ग्लूकोज लेने के बाद हम कराते हैं तो वो लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर हम HbA1c कराते हैं तो वो लेस देन 5.7 होना चाहिए। और ये जो HbA1c होता है ये आज से पुराना जो पिछला 3 मंथ्स है उसके बारे में बताता है कि आपका ग्लूकोज लेवल कैसा रहा है। अगर ये सब आपकी ब्लड टेस्ट में आता है तो आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल्स है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और HbA1c मोर देन 6.5% है, तो वो डायबिटिक पेशेंट की तरफ चला जाता है। और अगर इन दोनों के बीच का रहता है तो उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं, इंटरमीडिएट, कि आप डायबिटिक में जा सकते हो। तो इस तरह से अगर आप प्री डायबिटिक केस हैं तो आप वहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, एक्सरसाइज करके, अपना शुगर कंट्रोल करके वापस से नॉर्मल स्टेज में भी आ सकते हो। जैसे ही खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता है तो इंसुलिन सीक्रेट होता है और ये इंसुलिन फिर से इसको नॉर्मलाइज करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंसुलिन बनता कैसे है। नॉर्मली हर प्रोटीन सिंथेसिस की तरह ही बीटा सेल्स के न्यूक्लियस में जो DNA होता है वो ट्रांसक्रिप्ट करके mRNA बनाता है, फिर वो राइबोसोम में आता है, राइबोसोम में प्री प्रो इंसुलिन बनता है, ये फिर वहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके प्रो इंसुलिन बन जाता है। इस प्रो इंसुलिन में A चैन और B चैन होती है जो कनेक्ट रहती है C चैन से और ये आपस में बाइंड रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब ये प्रो इंसुलिन जब गोल्जी बॉडी में जाता है तो वहाँ पे ये इंसुलिन बन जाता है और C पेप्टाइड बन जाता है। इंसुलिन में A और B चैन रहती है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड रहता है और जो C चैन होती है वो C पेप्टाइड बन जाता है। यहाँ से फिर ये वेसिकल्स में स्टोर रहता है। अभी स्टोर तो हो गया, अभी इसका रिलीज कैसे होता है। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन यहाँ से रिलीज कैसे होता है। जैसे खाना खाने के बाद ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज बीटा सेल के GLUT2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है और उसके बाइंड होने के बाद ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है बाय द ग्लूकोकाइनेज एंजाइम से और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और इससे हमारी ATP रिलीज होती है। अब ATP रिलीज होने से जो ATP डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है और इस चैनल के ब्लॉक होने के बाद जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये डीपोलराइज हो जाती है
और जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और कैल्शियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से सेल के अंदर चला जाता है और इन वेसाइकल्स को वो मेम्ब्रेन तक ले जाता है और वहाँ से एक्सोसाइटोसिस से इंसुलिन और सी पेप्टाइड ब्लड के अंदर आ जाता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे प्रॉक्सिमल बाउल में एक सेल होती है के सेल, जो रिलीज करती है GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड्स। और जो इलियम और कोलन, वहाँ पे एक सेल होती है एल सेल, जो सीक्रेट करती है GLP-1, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये दोनों सब्सटेंस जाके इनका एक रिसेप्टर होता है बीटा सेल पे, इनक्रेटिन रिसेप्टर। जैसे इस इनक्रेटिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो ये भी इंसुलिन जो कि वेसाइकल्स में है उसको एक्सोसाइटोसिस से सीक्रेट करके ब्लड में लेके आते हैं। अब इस चीज़ का ध्यान कि बीटा सेल के अंदर जो ग्लूकोज आया है वो GLUT2 रिसेप्टर की सहायता से अंदर आया है। अब इस बीटा सेल के अलावा जहाँ पे भी इंसुलिन के रिसेप्टर होंगे वहाँ पे इंसुलिन जाके बाइंड करेगा और ग्लूकोज को अंदर लेके जाएगा। अब जहाँ पे भी ये इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं उसकी 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा यूनिट और 2 बीटा यूनिट। और 2 अल्फा यूनिट आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और अल्फा और बीटा यूनिट भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इंसुलिन बाइंड करता है अल्फा सब यूनिट से। अल्फा सब यूनिट से बाइंड करने के बाद ये एक्टिवेट कर देता है बीटा सब यूनिट को, और बीटा सब यूनिट जब एक्टिवेट हो जाती है तो ये फॉस्फोरेट कर देती है IRS 1, 2, 3 और 4 को, और बाद में ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है GAB1 का। जब GAB1 एक्टिवेट हो जाता है तो ये एक्टिवेट करता है 2 पाथवेज को, MEK और ERK, जो कि मैप काइनेज को एक्टिवेट कर देते हैं, और फिर ये करते हैं इंक्रीज ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, इंक्रीज ऑफ लिपिड सिंथेसिस, इंक्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और डिक्रीज ऑफ लाइपोलाइसिस, और सेल ग्रोथ का भी एक्टिवेट करते हैं। वैसे जो दूसरा पाथवे PI3K, और PI3K एक्टिवेट होने के बाद AKT एक्टिवेट हो जाता है और वो भी सेम चीज़ करता है। और साथ साथ में AKT और स्टिमुलेट करता है GLUT4 वेसाइकल्स को, मीन्स जो जिस वेसाइकल्स में GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है कि वो साइटोप्लाज्म से होके मेम्ब्रेन पे चला जाए, जिससे कि और ज़्यादा ग्लूकोज अंदर आए। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज अंदर आएगा पेरिफेरल टिश्यू में, वहाँ पे जो रिसेप्टर होगा GLUT4 रिसेप्टर होगा। एक बार ग्लूकोज अंदर आ गया फिर उसका यूज़ ये सेल्स में हो जाता है। और साथ साथ में जब इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन करता है CBL का भी। CBL का डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से ये एक्टिवेट हो जाता है और ये भी GLUT4 स्टोरेज वाले जो वेसाइकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है और उनको भी मेम्ब्रेन पे लेके आता है। अब हमने देख लिया है कि जब भी ग्लूकोज बढ़ेगा तो किस तरह से इंसुलिन का सीक्रेशन होता है और किस तरह से ग्लूकोज अंदर जाता है, वो हमने पढ़ लिया है। सेकंड हमने पढ़ा है कि जब इंसुलिन सीक्रेट हो जाएगा ब्लड में तो अपने टारगेट सेल, कोई भी टारगेट सेल होगी बीटा सेल्स के अलावा, तो वहाँ पे ये इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और रिसेप्टर से बाइंड करके जो भी उसका फंक्शन है वहाँ पे फंक्शन करेगा, ग्लूकोज को अंदर लेके आएगा। अब ये किस तरह से आगे काम करता है ये हम अब देखते हैं। एनर्जी के लिए सभी बॉडी सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज और फैटी एसिड पे डिपेंडेंट होती हैं। एक ब्रेन और नर्व्स होती है जो केवल डिपेंड करती है ग्लूकोज पे, लेकिन उसका ग्लूकोज अपटेक डिपेंड नहीं करता है इंसुलिन पे। अदर सभी सेल्स को इंसुलिन की नीड होती है टू गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। जैसे ही ग्लूकोज लेवल और शुगर लेवल ब्लड में बढ़ता है तो इंसुलिन जब ब्लड में सीक्रेट हो जाता है तो ये मसल सेल्स पे अपने रिसेप्टर को बाइंड करता है और वहाँ पे ग्लूकोज को मसल सेल के अंदर भेज देता है, जहाँ पे कि अगर मसल सेल एक्टिव है, यूज़ में हो रही है तो ग्लूकोज को यूज़ कर लेती है, अदरवाइज इसको एज ए ग्लाइकोजन अपने पास में स्टोर कर लेती है। मसल सेल मोस्टली यूज़ करती है फैटी एसिड्स को एज ए एनर्जी। अब मसल सेल की 2 स्टेज होती हैं, एक रेस्टिंग स्टेज है, एक एक्सरसाइजिंग और एक्टिव स्टेज होती है। रेस्टिंग स्टेज में मसल सेल्स मेनली फैटी एसिड्स यूज़ करती है फॉर एनर्जी, जब एक्टिव स्टेज में होती है तो ग्लूकोज को यूज़ कर लेती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप खाना खाते हो और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है फिर इंसुलिन निकलेगा, वो यूज़ करेगा, मसल्स में गया। अगर मसल्स एक्सरसाइजिंग नहीं कर रही है, रेस्टिंग स्टेज में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो वहाँ पे ग्लाइकोजन की तरह ही सेव रहेगा और फैटी एसिड को वो यूज़ करेगा। तो आपको खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करना चाहिए 10 to 15 मिनट, जिससे कि जो भी ग्लूकोज है वो यूज़ हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ किया है और मसल सेल के अंदर गया है तो वहाँ पे भी जो ग्लाइकोजन वो 2 to 3% ही बनेगा। उसके बाद उस सभी ग्लूकोज का फैटी एसिड बन जाएगा और फैटी एसिड बनने से वो एज ए फैट सेल में जाके डिपॉजिट हो जाएगा।
जहाँ से कि फैट सेल बढ़ जाएगी फिर। अब सेकंड होता है लिवर। लिवर के अंदर इमीडिएटली जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो ये सभी ग्लूकोज को लिवर सेल के अंदर चला जाता है और लिवर सेल में भी ये जाके ग्लाइकोजन की तरह सेव हो जाता है। अब जब बाद में जब खाना नहीं खाते हैं, जब नॉर्मल खाने के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पे लिवर इस ग्लाइकोजन को तोड़ के वहाँ से ग्लूकोज को रिलीज़ करता रहता है, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नॉर्मल रहे, जो नॉर्मल फंक्शन के लिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए। लेकिन लिवर के अंदर भी ये 5 to 6% ही ग्लाइकोजन बना सकता है मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद अगर ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में एक्सेस रही तो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड में, ट्राइग्लिसराइड में, और ये ट्राइग्लिसराइड जाके फैट के अंदर जमा हो जाता है। फिर वहाँ से आपकी फैट सेल बढ़ जाती हैं। तो ग्लूकोज की जो अमाउंट आपको लेनी है वो भी बहुत ज़्यादा और एक्सेस अमाउंट में नहीं लेना है। तो इस समरी से हमें पता चला है कि अगर ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हुआ, लिवर के अंदर भी गया, मसल के अंदर भी गया, अदर टिश्यू में भी गया, जितना उनको यूज़ करना था उसके ज़्यादा भी एक्सेस अमाउंट में है, तो जो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड्स में। और ये फैटी एसिड्स में मेनली ट्राइग्लिसराइड होता है, ये जाके जमा हो जाएगा फैट सेल में, तो आपकी फैट सेल्स बढ़ सकती हैं। इंसुलिन और हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। वो कैसे करता है कि अमीनो एसिड्स का यूज़ नहीं होने देता ग्लूकोज बनने के लिए, तो वहाँ से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस और अमीनो एसिड्स ज़्यादा रहेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा। सेकंड, ये स्टिमुलेट करता है सेल को कि और ज़्यादा प्रोटीन बनाए, और ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन नहीं होने देता है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। एक दूसरा हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, जो कि सीक्रेट होता है अल्फा सेल से। उसका काम होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज देना बॉडी के अंदर। और सेकंड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, कि वो नया ग्लूकोज बनाए। और ये दोनों इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं और ग्लूकोज का कंट्रोल में रखते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी ग्लूकोज लेवल को बढ़ने नहीं देती और शुगर की बीमारी या डायबिटिक जैसी बीमारी को होने नहीं देती है। लेकिन उसको हेल्थी रखने के लिए हमें अपनी बॉडी को हेल्थी रखना पड़ेगा। अब आप जान गए हो कि आप सपोज करो कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आपकी डाइट में हाई कैलोरीज हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट है, हाई ग्लूकोज है, हाई फैट है, तो क्या होगा, ये सब ब्लड में जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद ये मसल्स में, लिवर में और अदर टिश्यूज़ में जाएगा, जहाँ पे इंसुलिन केवल उतना ही बॉडी के अंदर और सेल्स के अंदर यूज़ करा सकती है जितना सेल्स को नीड है। उसके बाद जो भी ग्लूकोज बचेगा वो सब फैटी एसिड्स बनेगा। जो भी फैट बचेगा उसका यूज़ नहीं हो, वो भी फैट सेल में ही जाके डिपॉजिट होगा, और इस तरह से फैट सेल बढ़ जाती है और ओबेसिटी हो जाएगी, और आपका ग्लूकोज ब्लड में भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटिक जैसी बीमारी हो सकती है। अगर वहीं पे आपने बैलेंस डाइट ली, जिसमें कि कैलोरी डाइट हाई नहीं है, कार्बोहाइड्रेट हाई नहीं है, फैट हाई नहीं है, प्रोटीनियस फूड ज़्यादा ले रहे हो, आप नॉर्मल प्रोटीन ले रहे हो, नॉर्मल आप फैट यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो बॉडी बैलेंस अमाउंट में ही हार्मोन बनाएगा और उसका यूज़ करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट ज़रूर करो, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ होती कैसे है। वो सब डिपेंड इस पे ही करेगा। जो ये बैलेंस है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो शुगर की बीमारी हो जाएगी।